तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रिवीजन करने के लिए, केमिकल बॉन्डिंग और एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्पीड से क्लास रहेगी, फटाफट सभी लोग ध्यान देंगे अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, देखो सेक्शन ए में मैंने आपको क्या बताया था, जनरल कुछ बातें थी। ऑक्टेट रूल और कॉसल-लेविस अप्रोच, बेसिकली क्या था इसके अंदर, एक एटम जो है वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, इस वजह से वो बॉन्डिंग कर रहा है, ये इन दोनों थ्योरी में कहा गया था। फिर केमिकल बॉन्डिंग बहुत तरह की होती है, जिसमें से हमने कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट कर दिया था, और इसके अंदर हम B5 यानी कि फॉर्मल चार्ज वाले टॉपिक को भी कंप्लीट लास्ट क्लास में कर चुके थे। तो B6 यानी कि रेजोनेंस वाले कंसेप्ट से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारी बातें आगे आएंगी जो कि आप ध्यान देना है आप। ठीक है, चलो तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं B6 के ऊपर। बाकी सारे चीजें अवेलेबल हैं, तो आप आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा। देखो B6 टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है अपना रेजोनेंस वाला। ठीक है, देखो रेजोनेंस के कंसेप्ट में यहाँ पे क्या बातें लिखी हुई हैं, ध्यान देना भी सभी लोग। देखो क्या होता है कि बहुत बार एक सिंगल लेविस स्ट्रक्चर जो है वो एक मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल है ओजोन का। अब ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो O3 का कुछ इस तरीके से बनाया साइंटिस्ट लोगों ने। ठीक है, फिर क्या हुआ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये बनाया, तो इसके अंदर क्या निकला कि उन्होंने देखा यार एक जगह अंदर ना O के और दूसरे वाले O के बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है भाई, मतलब O डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, और फिर एक जगह आपको क्या नजर आ रहा था, O सिंगल बॉन्ड O। तो साइंटिस्ट को लगा ठीक है भाई, जो आपका ओजोन का मॉलिक्यूल है उसका जब हमने स्ट्रक्चर बनाया लेविस स्ट्रक्चर, तो वहां पे आपको O डबल बॉन्ड O मिलना चाहिए, और भी आपको वहां पे O सिंगल बॉन्ड O भी मिलना चाहिए। पर एक्चुअल में जब इसकी स्टडी करी गई मॉलिक्यूल की, पता लगा यहाँ पे भाई एक भी ना तो आपका डबल बॉन्ड था, ना आपका सिंगल बॉन्ड था। तो फिर बॉन्ड कौन सा था, यहाँ पे आपको क्या मिला, बीच वाले ऑक्सीजन साइड वाले दोनों ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे एक तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिला। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है भाई, क्लियर है, पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर मिला यहाँ पे आपको। तो अब इससे इससे रिजल्ट क्या निकला, मतलब यहाँ पे कुछ क्या सीन हो रहा था, एक सेकंड में वेट करना, एक मिनट। तो देखो, तो यहाँ पे क्या निकला भाई कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ना, सभी के बीच में ना तो कोई सिंगल बॉन्ड था और ना ही कोई डबल बॉन्ड था। यहाँ पे क्या था, इन दोनों का मिक्सचर, मतलब सिंगल और डबल का मिक्सचर, पार्शियल डबल बॉन्ड इसको हमने कह दिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी निकल के आई। ठीक है, तो ओजोन का एग्जांपल, जो ओजोन है इसका बहुत ही एक बेहतरीन एग्जांपल है रेजोनेंस वाली प्रॉपर्टी का। अब रेजोनेंस को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखो क्या होता है रेजोनेंस कंसेप्ट में, बेसिकली ना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें फिर कैसे ही बात करें, रेजोनेंस में क्या होगा, आपको ना एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, इस तरह का एक सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट करेंगे, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये पाई वाला दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली यहाँ पे हो रही है मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट से होगा क्या, सिंपल सी बात है, मूवमेंट से क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है। मूवमेंट से क्या होगा, रेजोनेंस अगर हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, तो उससे मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है। इसका मतलब अगर कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा है जहां पे अगर आपको ये वाला कंसेप्ट मिल रहा है, तो रेजोनेंस से क्या हो जाएगी, उसको मिलेगी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी। और इसीलिए जो हम कह सकते हैं, देखो एक होता है आपका कंपाउंड, आपने सबको पता होगा इस बारे में, बेंजीन। बेंजीन की तरह हम इस तरह गोल गोल क्यों निशान लगाते हैं, बिकॉज बिकॉज बेंजीन में क्या होता है, ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, और एक और स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे साइड में, इसमें आप देख सकते हो डबल बॉन्ड थोड़े से अलग जगह लोकेटेड है। तो एक्चुअल में क्या होता है, बेंजीन की जो दोनों स्ट्रक्चर है ना, इनका एक मिक्सचर होता है बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इन दोनों स्ट्रक्चर में आपस में होगा, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा, और जो डबल बॉन्ड है मूव करते रहेंगे आगे आगे, समझ रहे हो, तो आगे जब डबल बॉन्ड मूव करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आता है, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। अब इसमें टॉपिक आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो क्या होगा रेजोनेंस की डेफिनेशन, कि भाई एक लेवल स्ट्रक्चर सिंगल मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, तो हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, और बनाने के बाद बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोग उन सबका एक कंबाइंड फॉर्म ले लेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो ये एक ओजोन का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर 1, ये ओजोन का कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 2, और फिर इन इन दोनों को मिक्स कर देंगे और एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अरे बात समझ में। फिर स्ट्रक्चर 1 और 2 के बारे में देखो बातें बता रखी हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट की फॉर्म में। स्ट्रक्चर 1 और 2 में ना आपको ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी नजर आएगा, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी नजर आपको आएगा।
ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वहां पे ना तो कोई सिंगल बॉन्ड ना कोई डबल बॉन्ड, वहां पे आपको क्या मिलता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो स्पीड से क्लास चलेगी, तो थोड़ा ध्यान से इसको सुनते रहो। ठीक है, लगभग 37 पार्टिसिपेंट्स अपने पास, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, चलो। और क्या होता है कि रेजोनेंस के हिसाब से, जो कंसेप्ट है रेजोनेंस वाला, उसके हिसाब से जो स्ट्रक्चर 1 और 2 है, जो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं आपस में, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, और सभी कैनोनिकल फॉर्म्स को जोड़ करके एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो हो गया कैनोनिकल फॉर्म्स और एक हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। आगे बात करते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे सिंपल से क्या लिखा हुआ है कि जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है ना, उसके हिसाब से क्या होता है कि एक सिंगल लाइव स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर बना देंगे। उन सभी स्ट्रक्चर्स की एनर्जी जो है वो लगभग सिमिलर होगी, मतलब एटम्स की पोजीशन भी सिमिलर होगी। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर लिखा है, मतलब पोजीशन ऑफ एटम्स, ये भी सिमिलर रहेगी। और बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो होंगे सेम। लेकिन क्या करेंगे, वो सारे लगभग सेम चीजें रहेंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ क्या हो रहा है, उसके अंदर बॉन्ड हल्के हल्के शिफ्ट होंगे। और जो सारी जो आपकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, उनको हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल फॉर्म्स। और फिर क्या करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म्स को जोड़ करके बनाएंगे एक रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि एक्चुअली मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करेगा। तो रेजोनेंस के हिसाब से बहुत सारे कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी। हर एक कैनोनिकल फॉर्म खुद में मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है, तो हम सभी कैनोनिकल फॉर्म्स को जोड़ देंगे और उनका एक हाइब्रिड बनाएंगे, जिसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी मॉलिक्यूल के अंदर। और उस हाइब्रिड मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे कि बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, ये आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। यहाँ पे देखो, ये है बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हर एक कार्बन डबल बॉन्ड मतलब हर एक कार्बन कार्बन के बीच में कहने की डबल बॉन्ड आ ही रहा है। ठीक है, और क्लियरली डबल बॉन्ड भी नहीं है, क्लियरली सिंगल बॉन्ड भी नहीं है। क्लियर है भाई? और कुछ फायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है मॉलिक्यूल को, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी एनर्जी हल्की सी कम रहेगी कैनोनिकल फॉर्म से। ठीक है भाई, और कैनोनिकल फॉर्म्स के एक्चुअल में कोई रियल एग्जिस्टेंस होती नहीं है। जो हमको एक्चुअल में मिलता है नेचर में वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल सिंगल स्ट्रक्चर। बाकी इसकी बातें करेंगे बेंजीन के अंदर, जो हमारे टर्म 2 में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है भाई, तो रेजोनेंस का छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ था, बस आपको क्या ध्यान रखना है, छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ। रेजोनेंस कंसेप्ट क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, आपने कई सारे बना लिए, उनको मिक्स करके एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया, जो अब मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब अच्छे से कर देगा। समझने के लिए हमने एग्जांपल ओजोन का लिया, बेंजीन, और बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके एग्जांपल हैं जो हम आगे केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे। इतनी सी बात है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आगे आते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, वसेपर, कुछ लोग बोलते हैं इसको वसेपर थ्योरी, है ना, कुछ लोग इसको पूरी स्पेलिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, जो इसका नाम लिखा है, हर एक वर्ड को मैं पहले डिस्क्राइब करूंगा, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। और एग्जाम में 11th क्लास वालों क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है मैंने, तो प्लीज ध्यान से सुनना इसको, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का कि यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर जो थ्योरी है ना, उसका तो आपको एक सिंगल पेज मिलेगा बस, मतलब छोटे से पेज में बातें खत्म हो जाएंगी। मतलब ये देखो जरा सा एक ही पेज है। लेकिन चैप्टर का नाम क्या था, ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम था हमारे पास यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले अब वैलेंस शेल वाली थ्योरी में पढ़ने वाले, जो हम अभी चैप्टर नंबर जो है B7 VSEPR थ्योरी, ये शुरू करेंगे। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। फिर से बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनते हुए चलना, क्वेश्चन आपका 100% मैंने दिया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, पेपर सबमिट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे, देखो जो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं जरा उनको देख लेते हैं, फिर देखते हैं जरा मतलब क्या निकलेगा इसका। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो वैलेंस शेल होते हैं ना, मतलब कोई भी एटम है, एटम के अंदर बहुत सारे शेल होंगे, है ना, एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर आपको शेल्स मिलेंगे, एक शेल, फिर दो शेल, इस तरह करके बहुत सारे आपको शेल मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि क्या होगा, जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके पेयर बना दो। तो वैलेंस शेल के अंदर जो आपको इलेक्ट्रॉन के पेयर मिलते हैं, उनके बीच में होती है रिपल्शन, और उसके ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी। अरे बात समझ में, कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर, उनमें होगी रिपल्शन, और वही बताती है ये थ्योरी। आपको सर ठीक है, मतलब वैलेंस शेल हमें पता है सर, जो एटम होता है ना,
उसके जो बाहर की सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है सर, वो होती है वैलेंस शेल। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर भी होते हैं क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, मैं पता है, पर पेयर वेयर क्या होता है, ये पेयर का चक्कर नहीं समझ में आ रहा, तो जरा देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखो, वैलेंस शेल के अंदर यानी कि सबसे बाहर वाली शेल के अंदर एटम में आपको दो तरह के पेयर मिलेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग लोन पेयर, एक को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर। तो पढ़ लेते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अभी सिंपली एलपी और बीपी। समझ रहे बात को? लोन पेयर एलपी और बॉन्ड पेयर बीपी, ये क्या होता है देख लेते हैं फटाफट से। देखो, लोन पेयर क्या होंगे भाई? ऐसे इलेक्ट्रॉन और अच्छा अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि होंगे वैलेंस शेल के, ठीक है। तो सबसे बाहर वाले शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर प्रेजेंट तो हैं, वैलेंस शेल में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो हो जाएंगे आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और सिंपल सी बात है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो हो जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जरा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, कुछ स्टूडेंट कह रहे रिपीट करने के लिए, मैं एक बार जो है रिपीट कर दूंगा वो बाद में, ठीक है। चलो, इस पूरी थ्योरी को रिपीट कर देंगे दोबारा से। देखो फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। NH3, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल। NH3 के अंदर एक है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है इसका 7। 7 एटॉमिक नंबर का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो बाहर की सेकंड शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एस में और 3 इलेक्ट्रॉन पी में, टोटल 7 हो गए भाई। 5 बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 अंदर होते हैं, हो गए 7। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना है कि जो NH3 मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन होगी, तो जो आपका नाइट्रोजन है उसकी वैलेंस शेल बाहर की है, सेकंड शेल, सबसे बाहर वाली शेल सेकंड शेल है। सेकंड शेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर्ड है, और पी में 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अनपेयर्ड है। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन आएंगे, अपन एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और इनके बीच में हो जाएगी पेयरिंग। भाई यहाँ पे पेयरिंग करके मैं दिखाता हूँ येलो कलर से, ये होगी पेयरिंग। तो ये बन गया इस तरह से NH3 का मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन के आप नोटिस करो, साफ साफ आपको नजर आ जाएगा, नाइट्रोजन के 3 तो इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिन्होंने पेयरिंग कर ली, है ना। तो एक तरह से नाइट्रोजन के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 पेयर हो गए, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यार, ये जो 2s2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले, ये सेकंड शेल में है तो सही, लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? सिंपली यहाँ पे पड़े हुए हैं बस। तो इनको हम लोग बोल देंगे लोन पेयर। तो इस तरह नाइट्रोजन जो है उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, देखो 2 मैंने ये बना दिए, फिर 1 2 3 मैंने यहाँ पे बना दिए, पांचों बना दिए मैंने। फिर मैं लगा दूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो मैं सिर्फ इन 3 के साथ ही लगाऊंगा, है ना। इनकी पेयरिंग होगी आपस में। लेकिन क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनकी पेयरिंग वेयरिंग तो हुई नहीं, पर नाइट्रोजन पे है तो सही। तो इनको हम लोग बोल देते हैं लोन पेयर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए विद हाइड्रोजन, ठीक है, और एक इसके पास क्या बचा? लोन पेयर। तो सिंपली यहाँ पे अब क्या रिजल्ट निकला, नाइट्रोजन के पास एक है लोन पेयर, और 3 है इसके पास क्या, आपके बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर हो गए 3, और लोन पेयर हो गए इसके पास एक। इस तरह करके आप आराम से देख सकते हो। और ज्यादा कुछ एग्जांपल नहीं, गिनती के एग्जांपल्स आते हैं कुछ, आप ध्यान रखोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से लोन पेयर वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मतलब जो बॉन्ड बनेंगे ना, बॉन्ड, वो आपको ध्यान रखना। मान लो कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाए इसने हाइड्रोजन के साथ, है ना, और इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए। तो इस कार्बन के पास क्या है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4, 4 बॉन्ड बना रहा है। और लोन पेयर कितने हो गए? 0, एक भी फालतू का इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा नहीं है। तो चारों थे वैलेंस शेल में, चारों ने बॉन्डिंग कर ली, इतनी सी बात है, ठीक है यार, ये बात समझ में। चलो हाँ जी, जतिन जी कुछ डाउट है आपका, बताओ। चलो, आगे लगता है समझ में सबको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है भाई, यार एक बात मुझे ना आप बता दो, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो ना मुझे आंसर कर दोगे। देखो, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन ने 3 ना बॉन्ड बना रखे थे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले हुए थे, है ना। लेकिन जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे वो एक ही जगह से टिके हुए थे, मतलब एक ही जगह कंसंट्रेटेड थे। तो ये थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से सुनना, बात एक बार में खत्म हो जाएगी। ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई जो रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, वो लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज्यादा होगी। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है, मान लो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास जनरली ना 2 लोन पेयर होते हैं,
तो जो ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर है ना, ये आपस में बहुत ही ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, इनसे दूर जाना, मतलब आपस में दूर जाना चाहेंगे। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। उससे थोड़ी सी कम रिपल्शन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होती है। और फिर सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। अब आप कहोगे सर ठीक है, ये थ्योरी कह रही है कि भाई ये रिपल्शन होती है, मान लेते हैं। इसका रीजन भी सर आपने बता दिया। इसका रीजन आपने ये बताया कि जो लोन पेयर है वो सिंगल एटम पे इस तरह लोकेटेड होते हैं एक ही जगह पे इकट्ठा। और जो आपके बॉन्ड पेयर है, बॉन्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन, वो थोड़े फैले रहते हैं। इसलिए जो फैले रहते हैं थोड़े से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनकी रिपल्शन सर आपने कही कम है, मान लेते हैं। सर आप लोन कह रहे हो लोन पे की ज्यादा है, मान लेते हैं। पर इससे निकला क्या? देखो इससे क्या निकलता है कि इस रिपल्शन के बेसिस पे, इस रिपल्शन के आधार पे जो इलेक्ट्रॉन के पेयर है ना, वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होना चाहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको अपनी इस बात का अगर मैं दूं, तो मान लो कि एक ए एटम था, इसके पास दो बॉन्ड पेयर थे। तो देखो बॉन्ड पेयर या तो ऐसे लगे रहेंगे दो, या फिर बॉन्ड पेयर देखो इस तरीके से होंगे। इसमें आप साफ साफ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन होगी आपस में। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाई है, ये तो पॉसिबल नहीं रहेगी। लेकिन सर ये बॉन्ड है ना एक दूसरे से दूर जाएंगे, और ये अपने आप को 180 पे अरेंज कर लेंगे। आ रही बात समझ में? मतलब बेसिकली क्या है कि जितने भी बॉन्ड पे लोन पे रहना, उनको आपको जितना दूर हो सके उतना दूर रखना है। अब यहाँ पे इसी एग्जांपल में ए के ऊपर मैंने दो दो बॉन्ड पेयर बनाए थे, एक तो बॉन्ड पेयर ये, दूसरा बॉन्ड पेयर ये। तो 90 पे रहेंगे, तो रिपल्शन काफी ज्यादा होगी। इसको 180 पे रखो, दूर दूर रखो, बिल्कुल रिपल्शन कम होगी। बस यही होता है कि रिपल्शन काफी ज्यादा होती है और रिपल्शन आपको कम करनी है। अब ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से समझते हुए चलना। जब किसी एक एटम पे दो बॉन्ड पेयर हो तो वो 180 की डिग्री पे रहेंगे। इससे बढ़िया पॉसिबल अरेंजमेंट होती नहीं है। अच्छा तीन हो तो फिर, तो तीन हो तो वो क्या करेंगे, वो एक प्लेन में इस तरह से 120 के एंगल पे एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। समझे बात को? क्योंकि तीन बॉन्ड है, अब तीन बॉन्ड आप ऐसे ऐसे करोगे तो भी ठीक नहीं रहेगा, रिपल्शन काफी ज्यादा हो रही है, अपने आप दूर दूर हो जाएंगे। तो मतलब बेसिकली ये है कि आपको ना एटम्स में बॉन्ड पेयर की और लोन पेयर की कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट करनी है कि रिपल्शन उनके बीच में हो जाए सबसे कम, और स्टेबिलिटी उनको मिल जाए सबसे ज्यादा। क्योंकि भाई रिपल्शन तो होगी, तो आपको उनको ऐसे अरेंज करना है कि रिपल्शन कम से कम हो। आ रही बात समझ में? चलो तो अब इसमें क्या होता है देखो, थ्योरी का नाम आपको बता दिया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको बता दिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैलेंस शेल में बॉडी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर बॉन्ड पेयर वाले क्या होंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। थ्योरी के हिसाब से ये सब होता है। इसका रीजन यहाँ पे बता रखा है। फिर यहाँ पे क्या रखा है कि भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे ताकि रिपल्शन उनके बीच में मिनिमम हो जाए और डिस्टेंस उनके बीच में मैक्सिमम हो जाए। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो, और ये एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी एक पॉइंट लिखा है, इसको भी डिस्कस थोड़ी देर में करेंगे, फिलहाल के लिए बढ़ते हैं आगे। अब होगा क्या भाई, ये जो सारा हमने पढ़ा इसके बेसिस पे मैंने एक टेबल दी हुई है आप लोगों को। तो मुझे कुछ पेन की रिक्वायरमेंट है, एक सेकंड वेट कीजिए, मैं पेन लेके आता हूँ एक सेकंड। ठीक है, तो पेन अपने पास आ चुके हैं यहाँ पे, और अब क्लास कैरी ऑन करते हैं। देखो यहाँ पे ना एक टेबल बनी हुई है, आपको टेबल नजर आएगी। यहाँ पे टेबल में क्या लिखा है? ज्योमेट्रीज एंड शेप बेस्ड ऑन सिग्मा एंड लोन पेयर। तो देखो ध्यान से देखना, जो सिग्मा लिखा हुआ ना, सिग्मा, इसका मतलब होता है कितने बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने अगर पढ़ रखा हो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, तो पाई इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, और हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करते हैं। इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया सिग्मा के बारे में। चलो क्लियर है? आप क्लियर है आपको? तो देखो क्या होगा, सिंपल सा यहाँ पे कि स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, लोन पेयर को कंसिडर करके ही नहीं चल रहा। तो अब लोन पेयर को 2 मिनट ध्यान मत रखना, सिर्फ हम क्या लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं। अब एक एटम दो बॉन्ड भी बना सकता है, तीन भी बना सकता है, चार भी हो सकते हैं किसी एटम के आसपास, पांच बॉन्ड भी हो सकते हैं, और छह बॉन्ड भी हो सकते हैं। छह तक हम देखेंगे, वो आपको दिखा दूंगा अभी। अब देखो क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। आप जब भी किसी एटम के पास जो है, मान लो एक सेंट्रल एटम है, उसके पास दो बॉन्ड है, तो वो क्या करेगा, उन दोनों बॉन्ड को 180 पे मूव कर देगा इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों जो बॉन्ड पेयर है उसको इस तरह से मूव करेगा 180, मतलब 180 पे रखे रहेंगे तो वो सबसे स्टेबल है। अब देखो पास आएंगे तो अपने आप रिपल्शन होकर दूर हो जाएंगे, पास आने की कोशिश करेंगे, रिपल्शन होकर दूर हो जाएंगे।
आ रही बात समझ में? तो इनमें रिपल्शन वगैरह होगी और ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आयुष अपने अपना माइक म्यूट कर लो भाई। आगे देखो, फिर यहाँ पे क्या दे रखा है नंबर 3 में, मतलब जो 3 है। अब जब एक एटम 3 बॉन्ड बनाएगा तो फिर क्या होगा, जो 3 बॉन्ड है वो एक दूसरे देखो कैसे अरेंज होंगे। देखो 2 बॉन्ड तो ये रहे, तीसरा बॉन्ड यहाँ पे मैं लगाता हूँ देखो। तो ये सबसे बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है। अगर कोई भी बॉन्ड इस तरह मुड़ेगा तो उसको रिपल्शन मिलेगी, वापस से वापस आ जाएगा। तो मतलब जब भी 3 बॉन्ड रहेंगे, उनकी बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है ताकि रिपल्शन सबसे कम हो और उनके बीच में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, वो क्या है, इस तरह की अरेंजमेंट है 180 डिग्री पे। अब देखो इसको नाम भी दे दिए। जब 2 बॉन्ड से सीधे लगे हुए थे तो मौलिक शेप शेप क्या बनी इसकी, लीनियर। ज्योमेट्री भी क्या रही इसकी, लीनियर। और जब 3 बॉन्ड इस तरीके से अरेंज थे प्लेन में, देखो अभी प्लेन बन रहा है आपका, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है देखो इस तरीके से। तो जो प्लेन बन रहा है तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, ट्राइगोनल प्लेनर। और बॉन्ड एंगल इनके बीच में क्या रहेगा, 120 डिग्री। तो धीरे धीरे आपको टेबल क्लियर होती जा रही है ना। देखो तो वही है, सिग्मा और लोन पेयर दोनों को मिला करके अगर वैल्यू 2 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है। देखो ये चीज होती है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो आगे जाके टॉपिक आता है और, लेकिन रिलेटेड डिसीज है तो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है, जब आगे आएगा तो हम टेबल एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो सिग्मा प्लस लोन पेयर मतलब कि कितने वो उसके पास बॉन्ड पेयर हैं और कितने उसके पास लोन पेयर हैं। तो अगर सिग्मा और लोन पेयर की वैल्यू 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो हो जाती है वो होती है आपकी एस की, जो कि हम बाद में देखेंगे। फिलहाल सिग्मा लोन पेयर के लिए 2 कब हो सकती है, जब 2 सिग्मा बॉन्ड हो और लोन पेयर 0, तो इनको ऐड कर दो, आपकी ये चीज निकल के आएगी। फिर सर अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो तो इनको ऐड कर दो, वैल्यू 3 निकल के आएगी। क्योंकि लोन पेयर हम 0 0 देखते हुए चल रहे हैं तो सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा चलो, तो 3 बॉन्ड तक तो आपको सारा कुछ क्लियर है। एग्जाम्पल भी मैंने दे रखे हैं, इनकी शेप इस तरह की आएगी। जितने मॉलिक्यूल दिए इनकी शेप लीनियर आएगी, और इन वाले मॉलिक्यूल की शेप कैसे आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक प्लेन में ट्रायंगल की फॉर्म में रहेंगे। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, जब सर चौथा बॉन्ड यहाँ पे आएगा, फोर्थ बॉन्ड, मतलब 3 तक तो हमने देख लिया, जब एक एटम के चारों तरफ 4 बॉन्ड आएंगे सर तब क्या होगा। तो ध्यान से देखना, 3 बॉन्ड ये थे। अब जैसे ही इसके ऊपर चौथा बॉन्ड आएगा ना, वो चौथा बॉन्ड इन तीनों को रिपल्शन देगा। ठीक है, और ये तीनों बॉन्ड आपके क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। रिपेल होकर थोड़े नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे इस तरीके से। मुड़ गए, दोबारा एक बार अरेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है भाई, देखो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। मतलब जब ऊपर एक चौथा बॉन्ड आया तो उसने नीचे के तीनों बॉन्ड को क्या कर लिया, अरेंज, मतलब नीचे की तरफ मोड़ दिया, रिपेल कर दिया। ठीक है, तो ये जो शेप बनती है ना, ये सबसे बेस्ट 3D स्पेस के अंदर पॉसिबल शेप है 4 बॉन्ड को अरेंज करने के लिए। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, देखो इस तरीके से शेप को बनाओगे तब भी लगभग शेप वैसी बनेगी, इसको ऊपर कर दोगे तब भी लगभग शेप वैसी बनेगी। मतलब 3D शेप स्ट्रक्चर में एक जैसी शेप है। तो बेसिकली क्या हुआ था, जब आप 2 बॉन्ड को अरेंज कर रहे हो तो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है उनकी लीनियर। 3 को अरेंज करोगे तो क्या होगा, 3 रहेंगे इस तरह से एक प्लेन में, ट्राइगोनल प्लेन में। और जब चौथे को अरेंज करोगे तो चौथा कुछ आपका इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। और इस वाली शेप को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। चलो क्लियर है भी सबको। तो टेट्राहेड्रल शेप हमारे यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब एक 3 बॉन्ड इस तरह से है नीचे की तरफ और एक बॉन्ड इसके ऊपर ऊपर लगा हुआ है 3D शेप में। ठीक है भाई, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। और एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में आपको ना एग्जाम्पल और शेप पूछी हुई है मैंने, तो उसका ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। अब फिर बात ये आती है कि सर जब 5 बॉन्ड होंगे, मतलब देखो 2 बॉन्ड थे सीधे से अरेंज कर दिए, 3 बॉन्ड थे प्लेन में एक ट्रायंगल से बना लिया उनके बीच में, 4 बॉन्ड थे तो टेट्राहेड्रल शेप हमने बना ली। अब जब 5 बॉन्ड होंगे तब अरेंज कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं इसके लिए, इसके लिए आपका स्ट्रक्चर बनता है। देखो एक ट्रायंगल बनेगा एक प्लेन में इस तरीके से, ये प्लेन में ना एक ट्रायंगल बन गया आपका। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। और इस ट्राइगोनल प्लेनर के एक बॉन्ड आ गया ऊपर और एक बॉन्ड आ जाता है इसके नीचे। अरे बात समझ में, मतलब एक प्लेन था ट्रायंगल का, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो एक पिरामिड बन जाएगा। अपने मिस्र के पिरामिड वगैरह के बारे में सुना होगा। ठीक है, एक बेस है ट्रायंगुलर बेस और उसके ऊपर एक यहाँ पे बना हुआ, तो इसको जोड़ देंगे तो एक पिरामिड बन जाएगा। और ऐसे करके यहाँ पे 2 पिरामिड बन रहे हैं आपके। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब ट्रायंगल शेप के बाय पिरामिड, 2 पिरामिड बन रहे हैं। आ रही बात समझ में, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। लोगों आपको यहाँ पे नजर आएगा, देखो ध्यान से एक बार, ये देखो ट्राइगोनल बाय पिरामिड मतलब क्या है, एक बेस प्लेन में 3 बॉन्ड का इस तरह से होगा और एक बॉन्ड इसके ऊपर लगा हुआ है और एक बॉन्ड इसके
नीचे लगा हुआ है यहाँ पे। अरे बात समझ में, तो एक ट्रायंगल सा हो गया और उसके ऊपर ऐसे बेस और एक नीचे बेस, और ये पिरामिड बन जाएगा इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ। इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राइगोनल पिरामिड। अब यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल हल्के हल्के से आपके डिफरेंट आ जाएंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, इनका नाम भी होता है, जो इस सीधी लाइन में बॉन्ड रहते हैं इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये जो है आपके इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। जो एक इक्वेटर पे मौजूद है, प्लेन में मौजूद है, उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जिसके ऊपर नीचे लगे उनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल अलग अलग आएंगे। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है उनके बीच में आपस में 120 का एंगल होगा सभी के बीच में, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड के बीच का एंगल है वो क्या रहेगा आपका 90, बिकॉज इक्वेटोरियल बॉन्ड तो प्लेन में है और एक्सियल बॉन्ड इसके ऊपर इस तरह 90 डिग्री एंगल पे लगा हुआ है। ठीक है भाई, इस तरह से तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक 90 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल दो तरह के आएंगे आपके, 120 डिग्री भी और 90 डिग्री भी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल इसका PCl5 है। PCl5 में क्या होता है, एक फॉस्फोरस रहेगा और इसके चारों तरफ को 5 क्लोरीन अरेंज करने हैं। कैसे अरेंज कर पाओगे भाई, बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट कैसे है, 3 क्लोरीन ऐसे एक प्लेन में अरेंज कर दो ट्रायंगल की फॉर्म में। ठीक है, ये क्लोरीन लगा देते हैं यहाँ पे एक बार, और 2 क्लोरीन कहाँ लगा दो आप, एक क्लोरीन प्लेन से ऊपर और एक क्लोरीन इस प्लेन से नीचे लगा दो, तो ये आपके 5 क्लोरीन अरेंज हो जाएंगे। तो PCl5 की शेप कुछ इस तरह की आती है, जिसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि दो पिरामिड है, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड आपका नीचे बनेगा, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इस प्रकार से 5 बॉन्ड अरेंज कर सकते हैं। अब फिर से एक बात और लास्ट की बची है, उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो, जब आपके पास 6 बॉन्ड होंगे तब कैसे अरेंज करेंगे, सिंपल सी बात, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो, 4 बॉन्ड तो एक प्लेन में लगा देंगे इस तरीके से, देखो मैं दिखा भी देता हूँ हमको, 4 बॉन्ड हम लोग यूं प्लेन में लगा देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, 4 बॉन्ड प्लेन में हो गए यूं, एक प्लेन में 4 बॉन्ड आ गए आपके, स्क्वायर बन रहा है एक तरह से, देखो इसका स्क्वायर बन जाएगा ना, 4 बॉन्ड प्लेन में लग गए, और एक बॉन्ड इसके ऊपर लगा दो और एक बॉन्ड इसके नीचे लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर बाय मतलब एक बेस किसका बना हुआ है, स्क्वायर का, और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, जैसे क्या बन गया, दो पिरामिड बन गए, एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, और स्क्वायर वाला पिरामिड बनना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। या फिर इसका एक और नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये सारे आप ध्यान रख सकते हो भाई। ठीक है, तो यहाँ तक अब कंप्लीट करते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आगे जाके इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, सात का भी, एक सात की पॉसिबिलिटी होती है, सिलेबस में तो है नहीं इतना खास, सात भी होता है। यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा, मतलब पेंटागन, एक 5 बॉन्ड का स्ट्रक्चर बीच में रहेगा। ठीक है, और एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड इसके, देखो 5 का स्ट्रक्चर बीच में रहेगा, और एक बॉन्ड इसके ऊपर और एक बॉन्ड इसके नीचे लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, क्लियर, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर इंट्रोड्यूस होंगे, तो ये हम अगली क्लास में करते हैं, जो कि क्लास आपकी मॉर्निंग में होने वाली है, जहां तक है। ठीक है, मॉर्निंग वाली क्लास में करेंगे, या फिर 11th वाले के लिए मॉर्निंग में कोई अलग टॉपिक देख लेंगे। ठीक है, चलो तो डिस्कस करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, कल की क्लास में क्या होगा मॉर्निंग वाले में, और कल शाम वाली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लोन पेयर इंट्रोड्यूस यहाँ पे होने वाले हैं आपके। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना कि बिना लोन पेयर का हमने सारा का सारा देख लिया है, और लोन पेयर हम कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है, सो कल मिलते हैं, आपको टाइमिंग में ग्रुप में डाल दूंगा। चलो, कोई भी डाउट हो तो मुझे फटाफट से मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपके सभी डाउट रात भर में जो है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो, बस स्क्रीनशॉट